हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, एलटी, पीजीटी या लेक्चरर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारा जो विज्ञान वर्ग के लिए जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वह है इकाई 2 रेडियो एक्टिविटी। याद रखिए ये लेक्चर नंबर 16 है, 16वां लेक्चर है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी वीडियो को। ठीक है, टीजीटी केमिस्ट्री फिजिक्स। अब यहां पर देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या, रेडियो सक्रियता की खोज। दूसरा है रेडियो सक्रिय किरणें एवं उनके गुण। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन। इन तीन टॉपिकों को आज हम करेंगे। यह आपका रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज ही बचेगी। ठीक है, पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है आपका। तो याद रखिए, अगर आप वेद क्लासेस में नए हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, पहले के बारे में पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता की खोज। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, सन 1895 की बात है। 1895 की बात है। एक साइंटिस्ट थे रॉन्गटन, उन्होंने क्या किया था कि एक्स किरणों की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो आप बेसिक टर्म समझ जाइए, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज की बात चल रही है। तो 1895 में रॉन्गटन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है कि दूसरे जो है कि एग्जाम में कि एक्स किरण की खोज किसने की, तो आप याद रखें रॉन्टगन ने की थी। ठीक है, तो लेकिन उसी के बाद जैसे ही 1895 में एक्स किरण की खोज, उसी के बाद 1896 में एक साल के बाद बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, 1895 में बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से आप समझ जाइए। उसके बाद देखिए, कुछ पदार्थों में स्वतः विघटन के द्वारा अदृश्य किरणें निकलती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ऐसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं तथा ऐसी किरणों को हम बैकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। तो इन बेसिक टर्म्स को आप जानते चलिए, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है जैसे कोई पदार्थ है। ठीक है, ये जैसे आप समझ जाइए कि कोई जैसे पदार्थ है, इसमें से क्या होती, किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, किरणें निकलती है भाई साहब। तो जो ये किरणें निकलती हैं, तो इसमें क्या होता है, क्षय होता है। क्षय मैंने बताया है, क्षय का नीतांक आपको बताया है, क्षय की दर बताई, क्षय का नियम बताया है। तो क्षय का मतलब इसका जो इस पदार्थ का विघटन स्वतः होता है और इससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ और जो ये किरणें निकलती हैं उसको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो याद रखिए, मैंने क्या बोला, कुछ पदार्थ जैसे इस टाइप के पदार्थ, कुछ पदार्थ में स्वतः विघटन के द्वारा अदृश्य किरणें निकलती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती, प्रभावित करती है। ऐसे पदार्थ को देखो आग फाड़ के देखो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तथा ऐसी किरणों को हम बैकुरल किरणें, मतलब जो ये किरणें निकलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बैकुरल किरणें बोलते हैं, या इसको रेडियो एक्टिव किरणें या रेस बोलते हैं। तो मित्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इस चीज को बहुत प्यार से समझिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति, मतलब उनके प्रियतम पियरे क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की तथा 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आप इन चीजों को, थ्योरी को समझ जाइए कि सन 1898 में मैडम क्यूरी तथा पति पियरे क्यूरी ने रेडियम Ra
तथा पोलोनियम पीओ की खोज की। ठीक है, तो 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। चलिए अब बहुत ही गहन अध्ययन हम धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप देखिए यहां पर। तो ये देखिए आपने सबसे पहले यही पढ़ना है, रेडियो सक्रियता की खोज, उसके बाद रेडियो सक्रिय किरणें तथा उनके गुण, रेडियो सक्रिय किरणें तथा उनके गुण ये पढ़ना है। तो रेडियो सक्रियता की खोज आपने देखा कि कैसे कैसे ये स्टेप बढ़ता गया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ही लेके मैं चलूंगा। तो देखिए पहले अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें। तो दो साइंटिस्ट थे, क्या है भाई, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव विकिरणों के अध्ययन के लिए बहुत से प्रयोग किए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड नोट्स है, फालतू की इसमें ड्रामेबाजी नहीं है, पहले बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव विकिरणों के अध्ययन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। तो उन्होंने क्या देखा कि किरणों को चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या निर्वात में या फोटोग्राफिक प्लेट में, गैसों में गुजारा तथा उसके बारे में अध्ययन किया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए, तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए। एक रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, ये मिस्टर क्या है, ये देखिए बेसिक टर्म्स को समझिए। ये हैं ये देखिए रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने अध्ययन किया, किसके लिए अध्ययन किया, याद रखिए, इन्होंने क्या किया भैया, अध्ययन किया। जब इन्होंने अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन किया। और इन्होंने क्या किया, इसी रेडियो एक्टिव किरणों को, जैसे ये देखिए, ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये, इससे क्या निकल रही है, रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही, बहुत ही भयानक होती हैं बेटा, याद रखना इस चीज को। रेडियो एक्टिव क्या निकलती हैं, अब यहां पर देखिए किरणें निकलती हैं। तो इन किरणों को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, गैस में, फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है, इसको गुजारा। जब फोटोग्राफिक प्लेट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, फोटोग्राफिक प्लेट में गुजारा, तो और उस किरणों के बारे में, उस किरणों के गुणों के बारे में जाना, और जो उन किरणों के रेस के गुणों के बारे में जाना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहां से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखिए यहां पर, तो सबसे पहले हम यहां पर अध्ययन करेंगे आपका अल्फा कणों के गुण। देखिए अल्फा कणों के गुण, तो एक एक गुण को आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर के समय आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखिए, यह हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। याद रखिए, हीलियम का नाभिक क्या होता है, देखिए 2He4। तो यह क्या होता है, हीलियम के नाभिक के क्या होता है मित्र, बराबर होता है। ये बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें। तो यह हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, इसका आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो देखिए यही तो बात है, मैं आपको बता रहा हूं, यही तो बात है, आपको यही सीखना है मित्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि हीलियम पर आवेश, ठीक है, अब देखिए अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। ठीक है, तो बेसिक समझिए कि जब आवेश का 2 गुना होगा, इसमें अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 प्रोटॉन। अगर प्लस है तो इसको प्रोटॉन बोलेंगे, माइनस है तो इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखो ये प्लस है तो प्रोटॉन, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पर आवेश की तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, तो 16 दूना 32, दशमलव लगा 3.2 गुणे 10⁻−19 क्या कूलाम। तो याद रखिए अल्फा कण पर आपको आवेश कितना होता है ये पूछा जा सकता है। प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है भैया, डबल होता है। कंसेप्ट हम बता दिए हैं।
इसका आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ये देखिए मैंने आपको यहां पर पॉइंट बता दिया है। तथा द्रव्यमान कितना होता है, देखिए मित्र, इसका द्रव्यमान 6.645 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए, अब यहां पर ये देखेंगे जब, तो ये क्या है आपका, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सोर्स है, जैसे पदार्थ है ये। अब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है ये, अब इसमें से किरणें निकलती हैं, तो ये देखिए ये निगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। अब बीटा कण पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब बीटा कण पे कौन सा आवेश होगा, बोलो, बीटा कण पे निगेटिव होगा। और देखो, और ये वाला किरण किसकी तरफ जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो अब इस पे कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। और कुछ किरणें क्या हो रही हैं, सीधे चली जा रही है, कुछ किरणें क्या हो रही हैं, सीधे की सीधे। इसका मतलब इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं, ये किरणें हैं, ठीक है। तो ये बेसिक समझिए कि देखो, जो निगेटिव की तरफ जा रहा है वो अल्फा होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वही तो निगेटिव के पास जाएगा। और देखो ये पॉजिटिव के पास जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव का मतलब ये वाला किरण निगेटिव होगा, इसलिए बीटा कण पर कौन सा चार्ज होता है, आपका आवेश होता है, निगेटिव होता है। ये बेसिक टर्म्स है मित्र, इस डायग्राम को आप देख लीजिए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अगले हम पॉइंट्स पर चलते हैं। सी, यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है। विक्षेपित का मतलब जानते हो ना, अपने पथ से भटक जाता है, जैसे कई बच्चे जो है अपने पथ से भटक जाते हैं, ठीक है। यह अधिक जड़त्व वाले भारी कण होता है। अब जब ये भारी कण होगा, तो आप सभी कंसेप्ट को समझिए, अगर यह भारी कण होगा तो इसका विक्षेप भी क्या होगा, कम होगा। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण पे विक्षेप कितना होता है, तो आप बोलोगे अल्फा कण पर जो विक्षेप होता है वह बहुत कम होता है, क्योंकि वह भारी कण होता है। वो रीजन पूछेगा भैया आपसे कि अल्फा कण विक्षेपित कम क्यों होता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि इनमें विक्षेप बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, भारी कण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इसकी चाल प्रकाश की चाल से बहुत ही कम होती है। इसकी चाल 1.4 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.2 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड के बीच होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट है। जो प्रकाश की चाल का 10वें भाग का मतलब 1/10वां, ये पेपर में पूछा जाता है कि 1/10वें भाग के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह गैस में गुजारने पर आयनित हो जाता है। इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। नोट कर लीजिए भैया, सबसे करण आयनीकरण क्षमता किसकी होगी, अल्फा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, फिर किसकी होगी, गामा की। तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी, अल्फा कण की, फिर बीटा कण की, फिर गामा कण की। तो ये बेसिक टर्म्स को बड़े प्यार से मलाई मार करके उस बात को समझ जाइए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए कि अल्फा कण की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है बहुत कम होती है, इस बात को समझिए। अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होगी, ठीक है, तो बहुत कम होगी। यह बीटा कणों की अपेक्षा 1/100वां भाग तथा गामा किरण की तुलना में 1/10,000वां भाग होगा। याद रखिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है, गामा किरण में। सबसे अधिक भेदन क्षमता देखिए गामा किरण, फिर बीटा, फिर अल्फा। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे कम भेदन क्षमता किसमें होती है, सबसे कम भेदन क्षमता अगर होगी तो अल्फा कण में, और सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होगी, भेदन का मतलब आर पार जाना, भेदन क्षमता सबसे अधिक किसमें होगी, गामा किरण में। नेक्स्ट, यह धातु पत्रों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। आपको सभी को पता है ये बात कि कोई भी धातु उस पर टकराएगी तो उसको प्रकीर्णित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यह फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का प्रभावित करता है। नेक्स्ट, यह उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, अर्थात यांत्रिक गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इस बात को। क्या मैंने बोला है कि यह उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगर आपसे पूछेगा कि यह उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, आप बोलोगे हाँ करता है, अर्थात यांत्रिक गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आप जानते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जे वाला, ठीक है। ये मनुष्य के शरीर को झुलसा देते हैं। अल्फा कण हानिकारक विकिरण है।
नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं बड़े प्यार से, बीटा कणों के गुण। ठीक है, अभी हमने अल्फा कणों के गुण पढ़ा, अभी तुलना भी देख रहे हो आप लोग। बीटा कणों के गुण, इसके गुण निम्नवत हैं। पहला, यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, यह तीव्रगामी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इन पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। याद रखिए बेसिक टर्म्स को बिना समय खराब किए हुए। इन पर जो आवेश होता है वह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यह क्या होते हैं? एक तीव्रगामी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करते हुए चलिए। बी पॉइंट, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। ये अल्फा कण से अधिक विक्षेपित होते हैं। देखिए हमने बता दिया ना भाई, यह अल्फा कण से अधिक विक्षेपित होते हैं। ये अल्फा कण से हल्के होते हैं। क्यों? क्या कारण है कि ये अधिक विक्षेपित होते हैं? क्योंकि ये अल्फा कण से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तो ये बेस को आप समझ जाइए। अगला, इनका जो वेग होगा अधिक होता है। ये प्रकाश की चाल का, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन, यह प्रकाश की चाल का, इंपॉर्टेंट याद रखिए, यह प्रकाश की चाल का 30% टू 98% हो सकता है। इसका वेग अल्फा कण से अधिक तथा गामा किरण से कम होता है। तो सबसे अधिक वेग किसका होगा? सबसे अधिक जो वेग होगा मित्र जानते रहिए, सबसे अधिक जो वेग होगा, देख लिए वेग के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो वेग स्पीड होगा, या तो स्पीड होगा या तो वेलोसिटी होगी, वो किसकी होगी? सबसे अधिक गामा की होगी, फिर बीटा की होगी, फिर किसको? अल्फा की। सबसे कम किसका वेग होगा? अल्फा कण का। सबसे अधिक किसका होगा? गामा कण का। तो ये सबको क्या करते रहे आप? समझते रहे। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्र, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। यह गैसों में आयनित होता है, परंतु आयनन क्षमता अल्फा कण से कम एवं गामा किरण से अधिक होती है। यह अल्फा कण से 1/100 गुना होता है। फिर आ गया आयनित की बात करें, आयनित की बात करें तो आयनन की टर्म्स में सबसे अधिक कौन आयनन करने की क्षमता सबसे अधिक किसकी है? अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। तो ये बेसिक टर्म्स को आप जानते रहिए। ये आयनित करने की जो क्षमता होगी सबसे अधिक किसमें होती है? अल्फा कण में। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, इसकी भेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक तथा गामा किरण से कम होगी। अब भेदन क्षमता भी हमने बोला है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें? अल्फा में, गामा में, फिर बीटा में, फिर किसमें? अल्फा में। ये बेसिक टर्म्स है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है जो अल्फा कण से अधिक होता है। याद रखना, अल्फा कण से इसका जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है वो अधिक होता है। अब आगे, बीटा कण परमाणु का कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन, मलाई मार के कोपता भाई साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, बीटा कण परमाणु का कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि नाभिक से उत्सर्जित होता है। लोग सोचते हैं कि बीटा कण पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है, बीटा कण पर जो आवेश होता है तो वो भी कक्षीय इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं भैया, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो कहां से निकलता है? नाभिक से निकलता है। कहां से निकलता है? वो नाभिक से निकलता है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते रहें। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट आता है गामा किरणों के गुण। क्या आता है? गामा किरणों के गुण। इसके गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब समझिए, ये वास्तव में 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 10 की घात -2, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग की कोटि का विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। याद रखिए, आप पूछे गामा किरण होता है, आप आंसर लिखेंगे भाई साहब। वीडियो अगर आप सही से देख रहे हैं तो आपको पता हो गामा किरण होता है। गामा किरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंगे होता है। गामा किरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंगे होता है। ये बेसिक टर्म्स को जानते रहिए। इनकी ऊर्जा एक्स किरण की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है। जो इनकी ऊर्जा होगी वो क्या होगा? इनकी जो ऊर्जा होगी एक्स किरण की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी आवेश नहीं होता। तो वर्ड को समझना कि ये नहीं बस नोट से देख रहे हो। ठीक है, इन पर
कोई आवेश नहीं होता, लिख दिया है मैंने। अगला, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, इसकी चाल से चलते हैं, तो इसका मतलब सबसे अधिक चाल किसकी होगी, बताया भी, गामा की, फिर बीटा की, फिर किसकी, अल्फा की। ये गैसों को आयनीकरण करते हैं, परंतु इनकी क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक आयनीकरण करने की क्षमता किसमें होगी, अल्फा में, फिर बीटा में, फिर गामा में। देखो मैंने स्टैंडर्ड नोट्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, मेरा गला खराब था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत बैठा हुआ था। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, पता ही चल गया आपको। ये फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे अधिक प्रभावित करते, ये भी पता चल गया, मैंने पीछे ही बता दिया। अल्फा किरण तथा एक्स किरणों के गुण समान होते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति का स्रोत भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा इस चीज को, कोई भी डाउट में मत रहिएगा मित्र, ठीक है। अगले पॉइंट्स पर हम चलते हैं। यह युग्म उत्पादन की घटना को उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, ये किसे, युग्म उत्पादन, मतलब दो कण आपस में जब टकराएंगे तो इससे जो है दो कण जब आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा गामा के रूप में निकलती है, सॉरी ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, गामा के रूप में निकलती है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि युग्म उत्पादन। इनका द्रव्यमान नहीं होता तथा आवेश भी नहीं होता है, यह प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। ये बेसिक टर्म्स मैंने आपको बता दिया। अगला हम चलते हैं, अगला जो हमारी हेडिंग है, नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन क्या होता है मित्र, बनता है, ठीक है। नाभिक से अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या। रेडियो एक्टिव तत्वों में अल्फा बीटा गामा किरण स्वतः ही उत्सर्जित होते हैं, पता ही आपको। जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी, जैसे कि समझ जाओ ये है, तो आपको पता है कि ये कोई पदार्थ है, पदार्थ। अब जब ये पदार्थ है कोई, तो इससे क्या निकलेगा, अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा, अल्फा बीटा क्या निकलता है, गामा निकलता है। तो ये सारी किरणें स्वतः ही निकलती है, स्वतः। ये स्वतः घटना है, ये स्वतः नाभिकीय घटना है, ठीक है। यह स्वतः नाभिकीय घटना है। तो याद रखिए बेसिक टर्म। तो सबसे पहले समझिए अल्फा कणों का उत्सर्जन। अल्फा कणों का जो उत्सर्जन होगा उसको देखना, इसके उत्सर्जन में से परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, सॉरी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में, मतलब न्यूक्लियनों में 4 की कमी होती है। याद रखिएगा यहां पर कितनी कमी है भैया, 2 की कमी है, यहां पर कितने की, 4 की। अब देखिए नीचे वाला, ये देखिए परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसमें से अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, -2 किया है मैंने, और द्रव्यमान संख्या में -4 की कमी होगी, और क्या निकलेगा, हीलियम का क्या कण निकलेगा। ये बेसिक टर्म्स है, इस बात को समझिए। जैसे ये देखिए बेसिक टर्म्स को जैसे आप सीखिए, ये देखिए पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये पोलोनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 84 है। अब देखो घटा दो, 84 में से 2 गया 82। अब पोलोनियम से क्या बन गया, लेड बन गया, लेड, सीसा। और देखिए इसमें 4 की कमी हो, 210 है, इसमें कितनी कमी है, 4 की कमी हो गई तो 206 हो गए, और ये हीलियम बन गया। देखिए परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई, द्रव्यमान संख्या में ऊपर वाले में द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। तो ये मेथड को आप समझिए बहुत प्यार से, बहुत ही आसान चीज है, थ्योरी है, इसलिए हमने इसको आपको नोट्स के रूप में दे दिया, ठीक है, वरना सारी चीजें नोट्स तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, मतलब कॉपी में बी वाला देखिए, रेडॉन है, ये रेडॉन Ra226, ठीक है, 88 होता है, इसमें 2 की कमी हो गई, रेडॉन से क्या बन गया, रेडियम से क्या बन गया, रेडॉन बन गया। देखिए 226 से ये 4 हो गया, 4 की कमी हो गई, 4 इधर है। अब देखिए परमाणु क्रम 88, ये 86 हो गए, 2 की कमी है, हीलियम है, ठीक है। इसी तरह से किसका है, आपका थोरियम का भी है, ठीक है। अब आता है बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या। अब बीटा कणों की उत्सर्जन की व्याख्या में क्या होगा, देखिए ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। देखिए ए है परमाणु क्रमांक, जेड क्या है परमाणु क्रमांक, ए क्या है द्रव्यमान संख्या। देखिए ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, मान संख्या, ठीक है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, देखिए Z+1,
तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है, Z+1, लेकिन इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए बीटा कणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक की संख्या में 1 की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस बात को समझ जाइए। ये देखिए कार्बन है, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ये देखो 7 हो गया, नाइट्रोजन बन गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सेम सेम, ठीक है, ये सेम सेम है, लेकिन इसमें क्या है आपका डिफरेंट है। इसी तरह से ये सारे भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गामा किरणों के उत्सर्जन में। गामा किरणों के उत्सर्जन की बात करें तो यहां पर देखेंगे गामा किरणों के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है या बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ये बेसिक टर्म्स है। चलिए क्वेश्चन, अगला वीडियो तभी अपलोड होगा जब इसका आप लोग सही आंसर दोगे, ठीक है। यूरेनियम नाभिक 92U238 के क्षय होकर ये में बदलने के दौरान कितने अल्फा कण निकलेंगे, कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे? इसके ऑप्शन है 8 अल्फा 6 बीटा, 5 अल्फा 2 बीटा, 8 अल्फा 5 बीटा, डी है नन ऑफ दिस। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे भली बात। यूरेनियम नाभिक ये जो है आपका क्षय होकर के ये बनाता है 82Pb206। तो इसमें कितने अल्फा कण निकलेंगे और कितने बीटा कण निकलेंगे? अब आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। आज के लिए इतना बहुत है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।